Hello everyone, welcome to our channel Fly School, and today we are going to study the second part of our chapter, that is the rise of nationalism in Europe. Okay, so we are going to start from the topic, the second part, from the making of nationalism in Europe. मतलब कि यूरोप में जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, वो किस तरह से बना. If you look at the map of mid-18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today. तो ये कहता है कि अगर हम मिड 18th में देखें, मतलब कि 18th सेंचुरी के बीच में देखें कि यूरोप अगर हम मैप के अंदर देखें तो उस टाइम पर वो नेशन स्टेट नहीं था, ठीक है, जैसे कि वो आज है. What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies, within the territories of which lived diverse people. तो जैसा कि हम जानते हैं आज जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड है. पहले वो इस तरह से नहीं था, पहले वो डिवाइडेड थे किंगडम्स में. ओके, अलग अलग किंगडम्स आते थे और एम्पायर्स जो आते थे वो बनाते थे, ठीक है. डचेस एंड कैंटॉन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरीज, और अलग अलग वो थे जिनके ऑटोनोमस मतलब अलग अलग टेरिटरीज थे. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप फॉर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. जो यूरोप था, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट किसके अंडर में था? ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज. ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा इंसान जो सब पे रूल कर रहा हो, कंट्रोल कर रहा हो, तो मोनार्कीज वो उसके अंडर में था. ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, जिसके अंदर बहुत ही अलग अलग लोग रहते थे. दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर. उनके जो आइडेंटिटीज थे वो कहीं भी शेयर नहीं होते थे और वो कलेक्टिव नहीं थे, मतलब कि उनका जो कल्चर था वो कॉमन नहीं था, मतलब एक कल्चर नहीं था, सबके लिए अलग अलग चीज़ें थी. ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स. तो उनकी जो लैंग्वेजेस थी, सभी की लैंग्वेज अलग अलग थी और उनके जो ग्रुप्स थे अलग अलग ग्रुप्स थे. द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैच वर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स. तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे किस जगह का, उस टाइम पर ऑस्ट्रिया के हंगरी में क्या था, हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहा था और वहाँ पर जो थे अलग अलग सबके लिए क्या काम थे, अलग अलग पैच वर्क थे सभी लोगों के लिए. इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, द टायरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सडेंटनलैंड, एज वेल एज बोहेमिया वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग. It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. तो मतलब यहाँ पर बताया है कि अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे और वहाँ पर कौन थे, इटालियन ऐसे लोग भी थे, लोम्बार्डी और वेनेटिया के जो इटालियंस बोलते थे. इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैगर वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वेराइटी ऑफ डायलेक्ट्स. तो क्या हंगरी में क्या था, बहुत आधे लोग तो मैगर बोलते थे, ये एक लैंग्वेज है, और आधे से ज़्यादा लोग क्या बोलते थे, हाँ, डायलेक्ट्स बोलते थे. इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश. तो जो गैलिशिया में थे वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या बोलती थी, पॉलिश बोलती थी. पॉलिश भी एक लैंग्वेज है, पोलैंड की जो है. बिसाइड्स these three dominant groups, there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasant peoples, Bohemians and Slovaks to the north and Slovenes in Caniola, Croats to the south and Romans to the east in Transylvania. Such difference did not easily promote a sense of political unity. तो जब यहाँ पर बताया गया है कि क्या हुआ, इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा क्या था, अलग अलग बाउंड्रीज थी एम्पायर की, और बहुत से लोग बोहेमियंस और स्लोवाक्स नॉर्थ में रहते थे, स्लोवेंस कैनियोला में रहते थे, क्रोट्स साउथ में रहते थे, रोमन्स जो थे ईस्ट में रहते थे. और इतना डिफरेंस होने के बाद एक जगह पर पॉलिटिकल यूनिटी कैसे हो सकती है, तो वो वहाँ पर नहीं थी. द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर. तो क्या था, एक जो चीज़ उनको बांधे हुई थी वो सिर्फ ये थी कि उनका जो एम्परर था वो क्या था, एक ही था, ठीक है, वो चीज़ उनको बांधे हुई थी. बाकी वो सब क्या थे, डाइवर्स थे, नेचर उनके डाइवर्स थे, उनके कल्चर डाइवर्स थे, उनकी लैंग्वेजेस डाइवर्स थी, और सब कुछ उनका क्या था, डाइवर्स था, मतलब कि अलग था. नेक्स्ट है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट एमर्ज. तो जब कुछ इतना कुछ डाइवर्स था
तो ये जो नेशनलिज्म मतलब कि एक बने रहने का और राष्ट्रवाद होने का जो आइडिया है वो कहाँ से डेवलप हुआ? द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब देखते हैं एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो एरिस्टोक्रेसी होता है वो लोग जो जिनके पास एक अलग ही क्या होता है, सोशल स्टेटस होता है, हाई स्टेटस होता है, और यहाँ पर बताया है नई मिडिल क्लास के लिए। Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. तो इस क्लास के मतलब कि एरिस्टोक्रेसी क्लास जो था, मतलब हाई स्टैंडर्ड जो क्लास था, उसके लोग तो एक यूनाइटेड मतलब एकजुट थे एक ही तरीके से। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज। तो उसमें क्या था, उनके पास एस्टेट्स थे कंट्री साइड में और टाउन हाउसेज थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। तो वो हाई सोसाइटी में रहने के लिए, अपने आप को हाई स्टैंडर्ड जो बोल सकते हैं उसको बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। दे फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। तो जो बड़े लोग थे, बड़े स्टेटस के लोग थे, उनकी जो फैमिलीज थी वो भी कनेक्टेड थी। किस तरह से रिलेटेड थी, उनकी मैरिजेस उसी स्टैंडर्ड में होती रहती थी, ठीक है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। तो ज़्यादा से, लेकिन जो एरिस्टोक्रेसी वाले जो लोग थे वो बहुत ही कम थे वहाँ पर। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी, जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वो किसकी थी, पीजेंट्री की थी। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। तो जो वेस्ट में जो पार्ट था, बहुत बड़ा पार्ट था लैंड का, वो क्या था, वो उसको कौन फार्म करता था, उसमें टेनेंट्स फार्म करते थे, और स्मॉल ओनर्स मतलब उसके जो छोटे छोटे ओनर्स, छोटे छोटे पार्ट के अलग अलग ओनर्स थे, वो उसमें फार्मिंग करते थे। वाइल इन ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द पैटर्न ऑफ द लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स विच वॉज कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। जबकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ, लैंड होल्डिंग कैसे हुई, मतलब जो बड़ी एस्टेट्स थी उनसे लैंड होल्डिंग करवाई गई, कल्टिवेटेड बाय सर्व्स। तो सर्फ जो है उन लोगों को कहा जाता है जिनसे ज़बरदस्ती वहाँ पर काम करवाया जाता था, ठीक है। किसी के अंडर में वो लोग जो है काम करते थे और वो ज़बरदस्ती काम करते थे, वो लोग उनको कहलाते थे सर्फ, कहलाते थे सर्फ्स। In Western and parts of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. तो जो भी प्रोडक्शन, जो ग्रोथ वहाँ पे क्रॉप्स की हुआ करती थी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, वो किस लिए होती थी, ट्रेडिंग के लिए होती थी। और उससे क्या बनता था, कमर्शियल क्लासेस, जो मतलब कि जो क्लासेस हैं उनका स्टैंडर्ड और हाई होता था, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट में चीज़ें आएंगी स्टैंडर्ड और हाई होता चला जाएगा। और जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th century। तो क्या हुआ, मैंने क्या होता है, इंग्लैंड के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, सॉरी वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो रखा था। तो हाफ ऑफ द 18th century, जो 18th century का हाफ आया, तब तक क्या हुआ, इंग्लैंड में सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे होने लगा, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी। बट इन फ्रांस एंड अदर पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, लेकिन फ्रांस और जो और पार्ट थे जर्मन स्टेट के,
वहाँ पर ये सब कब हुआ? 19th सेंचुरी में ही हुआ. In its wake, new social groups came into being, and a working class population and middle classes made up of industrialists, businessmen, professionals. In its wake, new social group came into being. तो इससे क्या हुआ? नए जो सोशल ग्रुप्स हैं वो निकल के आए. एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक मिडिल क्लास आए जो इंडस्ट्रियलिस्ट से बनते हैं, और जो बिजनेसमैन थे वो निकल के आए, जो प्रोफेशनल्स थे वो निकल के आए. In Central and Eastern Europe, these groups were smaller in number till late 19th century. It was among the educated, liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो क्या हुआ? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो थे, ऐसे लोग जो थे 19th सेंचुरी तक बहुत ही कम थे. It was among the educated, liberal middle classes that ideas of, तो जो लोगों ने ये सोचा कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, है ना, और जो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या कर रहे थे? अबॉलिशन कर रहे थे, मतलब कि उस चीज़ को अबॉलिश कर रहे थे कि कोई हमें फोर्स करे कुछ काम करने के लिए. वो कौन थे? एडुकेटेड पीपल थे, सभी एडुकेटेड पढ़े लिखे लोग थे और मिडिल क्लास के थे. वॉट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अब ये पूछता है कि जो लिबरल नेशनलिज्म होता है उसका मतलब क्या होता है. तो होप ये जो पैराग्राफ है वो पढ़ के हम पता लगाते हैं. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ? लोग जो बहुत ही क्लोज थे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से, मतलब कि लिबरलिज्म मतलब कि जहाँ पर लोग एक दूसरे के विचारों को समझते हैं. द टर्म लिबरलिज्म derives from the Latin root liber means free. द टर्म, ये जो लिबरलिज्म जो टर्म है वो कहाँ से आई है? लैटिन वर्ड से आई है, लिबर से, जिसका मतलब होता है कि फ्री, मतलब वो लोग फ्री थे. फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ. तो जो मिडिल क्लासेस थी उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब ये था कि सबके लिए फ्रीडम हो, हर एक के लिए फ्रीडम हो, और लॉ से पहले जब भी कोई लॉ बने सबके लिए इक्वालिटी हो, सबको इक्वली देखा जाए, चाहे वो मेन वुमेन है, अपर क्लास है, लोअर क्लास है, सबको इक्वली देखा जाए. Politically, it emphasized the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. अब क्या हुआ? जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो लिबरलिज्म आया, और उससे क्या हुआ? ऑटोक्रेसी, मतलब कि जो लोग रूल कर रहे थे वो खत्म हो गए, जो रूल कर रहे थे, शासक बने हुए थे, वो लोग खत्म हो गए. खत्म इन द सेंस मतलब कि उनका जो काम था वो खत्म हो चुका था. इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. तो जो वहाँ 19th century के जो लिबरल्स थे, सोचने वाले, जो लिबरल्स मतलब कि कोई जो सोच रहा है किस चीज़ के बारे में, ठीक है, सोचने वाले थे, क्या था? प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में भी उन्होंने इनवैलिडिबिलिटी रख ली थी. येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. तो इक्वालिटी बिफोर, तब भी क्या हुआ? अभी आधा काम हुआ था, ठीक है, उनको क्या हुआ? अभी हमने क्या पढ़ा कि उनके जो क्लरिकल प्रिविलेजेस थे वो खत्म हो चुके थे. अब क्या हुआ? लेकिन तब भी क्या हुआ? इक्वालिटी बिफोर लॉ तब भी नहीं लगा, ठीक है, सबको राइट टू वोट नहीं मिला, राइट टू वोट नहीं मिला. यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively
to property owning men. तो हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि उस टाइम पर जो राइट टू वोट था वो सिर्फ किसके लिए था, मेन के लिए था, है ना. मेन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स. जिन मेन के पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन वो, और जो वुमेन थी उसको तो वोट देने का अधिकार था ही नहीं. ठीक है. ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट्स मेन एंजॉय सफ्रेज. तो लेकिन सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, जब जैकोबिन क्लब आया था उस टाइम के लिए सबने सफ्रेज किया था. मतलब सफ्रेज का मतलब होता है कि राइट टू वोट. However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor. तो नेपोलियनिक कोड जब आया तब क्या हुआ कि लिमिटेड सफ्रेज हो गया. जिस टाइम पे नेपोलियनिक कोड आया था तब भी कुछ लिमिट्स बन गई थी ना, तो सफ्रेज हो गया, मतलब कि कुछ ही लोग वोट कर सकेंगे, और विमेन का स्टेटस उन्होंने कम कर दिया. तो सब्जेक्ट टू अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड द हस्बैंड. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political rights. उसके बाद अब जब 19th और early 20th century आई, जब 20th century आने वाली थी, तब अब किसने किया, वुमेन मतलब कि औरतों ने, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उन लोगों ने क्या किया, अपोजिशन में मूवमेंट किए, डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, मतलब कि इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए उन्होंने मूवमेंट्स किए. In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of markets and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of good and capital. फ्रीडम, जब लिबरलिज्म वाला जो वो इंट्रोड्यूस कराया गया, लिबरलिज्म इंट्रोड्यूस कराया गया, तो क्या हुआ, मार्केट्स को फ्रीडम हो गई. ठीक है ना. अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज, जो भी पहले रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी मार्केट पे वो भी अबॉलिश हो चुकी थी. और जो अपना कोई गुड, अगर मतलब कोई भी सामान ट्रेडिंग करना चाहता था वो कर सकता था ईजिली. ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द एमर्जिंग मिडिल क्लास. तो 19th सेंचुरी तक ये तो क्या था, डिमांड रही थी लोगों की. Let us take the example of the German-speaking regions. In the first half of the 19th century, Napoleon's administrative measures had created out a countless small principalities, a confederation of 39 estates. Each of these possessed its own currency and weights and measures. तो उस टाइम पे क्या होता, जब नेपोलियन आए थे तो सबकी क्या थी, अलग अलग करेंसीज बन गई थी और वेट्स और मेजर हो गए थे, है ना. A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% of each of them. तो अब जिस टाइम पे अलग अलग वेट्स बन गए, अलग अलग मेजर बन गए, तो कोई भी मर्चेंट है, कोई भी व्यापारी है, वो अगर 1833 में हैम्बर्ग से निकल के न्यूरेमबर्ग जाता है अपना सामान को बेचने के लिए, तो उसे अलग अलग 11 कस्टम ड्यूटीज़ से गुजरना पड़ता था, और कम से कम हर किसी को 5% उसको ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी. ठीक है, 5% उसको देना पड़ता था. ड्यूटीज़ वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. अब क्या होता था, ड्यूटीज़ को उसी तरह से बढ़ाया या घटाया जाता था, किसकी तरह से, कि जैसा सामान है उसकी तरह से बढ़ाया या घटाया जाता था. As each region had its own system of weights and measures, this involved time-consuming calculation. इससे क्या होता था कि कैलकुलेशन बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाती थी. The measure of cloth, for example, was the LA, which in each region stood for a different length. तो जैसे कि उस टाइम पर कपड़े की अगर हम बात करें तो कपड़े हम LA वाली यूनिट में मापते थे, और क्या होता था कि LA जो था उसकी जो लेंथ है वो हर जगह पर अलग हुआ करती थी. मतलब कि हैम्बर्ग में अलग, न्यूरमबर्ग में अलग, हॉलैंड में अलग, तो इस तरह से अलग हुआ करती थी जब नेपोलियन का शासन चल रहा था. एन LA ऑफ टेक्सटाइल मटीरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 centimeter of cloth, in Mainz 55.1 centimeter, in Nuremberg 65.6 centimeter, in Freiburg 53.5 centimeter. तो LA का क्या था, कहीं पे वो जैसे कि इसने बताया कि फ्रैंकफर्ट में उसका जो कितना था 54.7 सेंटीमीटर था, मेन्स में उसकी वैल्यू 55.1 सेंटीमीटर थी, न्यूरेमबर्ग में उसकी वैल्यू 65.6 सेंटीमीटर थी. तो इस तरह से उसकी वैल्यू जो थी अलग अलग थी. Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of unified economic territory allowing the unhindered
मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। तो इन चीज़ों को देखा गया कि ये चीज़ क्या कर रही है, एक ऑब्स्टेकल बन रही है, एक जैसे पत्थर बोल सकते हैं ना, रास्ते का पत्थर बन रही है हमारे। इन 1834 अ कस्टम यूनियन ऑफ जुल्वेरियन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। 1834 में क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बना जिसका नाम था जॉल्वेरियन, वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ पर्शिया। पर्शिया ने इनिशिएट किया जिसको, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन के लोग जुड़े, ठीक है ना। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो क्या किया यूनियन ने, क्या किया उन लोगों ने मिलकर क्या किया, जो ये भी बैरियर्स थे, जो भी जब कोई सामान बेचता था उसमें लगते थे, उसको सबको ख़त्म कर दिया। और करेंसीज जितनी भी थी 30 करेंसीज थी, तो उनको 30 से लाके उन्होंने 2 कर दिया। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फॉर द स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो नेशनलिज्म था उनका स्ट्रांग हो रहा था, स्ट्रेंथ हो रही थी उसमें, ठीक है। टाइम टू टाइम जैसे बढ़ रहे थे वैसे उनके अंदर क्या हो रही थी, स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो क्या हुआ, 1815 के बाद एक नई कंजर्वेटिज्म आई। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, a political philosophy that stress the importance of tradition, established institution and customs, and preferred gradual development of quick change। तो क्या कंजर्वेटिव्स का मतलब था कि कोई भी पॉलिटिकल फिलोसफी, एक फिलोसफी जो कि इम्पोर्टेंस बता रही है हमें किसकी, ट्रेडिशन की, इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स की, और जो चेंज हुआ है उसको धीरे धीरे डेवलप कर रही है। जो एकदम से जो चेंज हुआ है उसको धीरे धीरे क्या कर रही है, डेवलप कर रही है। तो देखते हैं इसको। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब 1815 में नेपोलियन हार गया, यूरोपियन गवर्नमेंट्स, यूरोप की जो गवर्नमेंट थी वो क्या करने लगी, कंजर्वेटिज्म की एक स्पिरिट उनके अंदर आ गई, ठीक है। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, पीपल एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो चाहते थे क्या, वो कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मोनार्की है, जो चर्च है, सोशल हायरार्कीज हैं, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, वो सब क्या हो, प्रिजर्व हो। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिव्स ये चाहते थे कि जो हम देखकर पीछे से अभी आए हैं वो फिर से ना आए। Rather, they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make state power more effective and strong. A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe.
तो क्या हुआ कि उन्होंने सोचा कि जो चेंजेस नेपोलियन ने बनाए थे, जो मॉडर्नाइजेशन उसने किया था, वो कहीं ना कहीं हमारी जो मोनार्की है उसको स्ट्रेंथ करती थी। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव, वो स्टेट की जो पावर थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाती थी। अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनामिक इकोनॉमी, द abolition of feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchies of Europe. In 1815, representatives of the European powers, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. तो 1815 में एक मीटिंग टाइप बोल सकते हैं हुई थी, जिन लोगों ने जिन कंट्रीज़ ने नेपोलियन को हराया था, डैट इज़ ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, वो सब एक साथ मिलकर बैठे वियना में और वहाँ पर उनकी बात हुई। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो ये कांग्रेस किसने रखी थी? ड्यूक मेटरनिच ने। ये एक चांसलर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. तो जो ये ट्रीटी हुई थी, जो यहाँ पर साइन अप हुआ था, ट्रीटी जो हुई थी, उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने बात की कि हम लोगों को बहुत सारे चेंजेस हैं जो हमें फिर से करने हैं, उन लोग मतलब अंडू करने हैं उन चीज़ों को जो नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान हुई हैं। The Bourbon dynasty, which had been deposed during the French Revolution, was restored to power, and France lost the territories it has annexed under Napoleon. फिर क्या हुआ, जो बर्बन डायनेस्टी थी वो फिर से आ चुकी थी, was restored to power, और फिर से पावर में आ चुकी थी, और जो फ्रांस था उसने अपनी सारी की सारी जो टेरिटरीज थी जो उसने नेपोलियन के अंडर में रह के कमाई थी, वो एनेक्स हो चुकी थी, है ना, वो क्या हो चुकी थी, वो खो चुकी थी। A series of states was set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. जो फ्रांस था उसकी बाउंड्रीज पे एक स्टेट्स का जो सीरीज है वो बना दिया गया जिससे कि फ्रांस जो हो और एक्सपैंड ना हो। Thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north, and Genoa was added to Piedmont in the south. जो नेदरलैंड्स था उसको बेल्जियम के साथ कहाँ पे, नॉर्थ में रख दिया गया। फिर जेनोआ जो था, जेनोआ वॉज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ, जेनोआ को पीडमोंट के साथ जोड़ दिया गया साउथ में। रशिया वॉज गिवन इम्पोर्टेंस न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स, while Austria was given control of northern Italy. But the German Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. जो भी जर्मन कॉन्फेडरेशन 39 स्टेट्स की नेपोलियन ने बनाई थी उनको जो का तू रखा, मतलब कि उनको एज इट इज़ रखा और उनको किसने कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, वाइल प्रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। तो क्या हुआ, ईस्ट में रशिया को पोलैंड का पार्ट दिया गया और प्रशिया को सैक्सोनी का पार्ट दिया गया। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by the Napoleon. तो मेन इंटेंशन क्या था उस चीज़ का कि मोनार्कीज जो भी नेपोलियन ने करी हैं उसको रिस्टोर करना है एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर फिर से लाना है। कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेटअप इन 1850 वर ऑटोक्रेटिक। जो रिजाइम्स उस टाइम पर सेटअप हुई वो क्या थी, ऑटोक्रेटिक थी। They did not tolerate criticism and dissent and sought to curb activities that questioned the legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspapers, books, plays, and songs, and reflected the idea of liberty and freedom associated with the French Revolution. The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by liberals nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. तो ये उस टाइम पर हुआ था। The revolutionaries during the years following 1815, जो 1815 के बाद जो years आए, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. फिर क्या हुआ, रिप्रेशन की वजह से बहुत से जो नेशनलिस्ट थे वो मतलब कि छुप गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज।
अलग अलग स्टेट में जो थी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनने लगी रिवॉल्यूशनरी को ट्रेन करने के लिए एंड उनके आइडियाज़ को फैलाने के लिए। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. तो जो भी मोनार्की ही बनी थी वियना में भी, मतलब कि मोनार्की मतलब कि रूल करने वाले लोग ही बने थे तब भी। तो उस टाइम पर रिवॉल्यूशनरी क्या कमिटमेंट कर रहे थे कि किसी भी तरह करके उन्हें जो मोनार्की बनी है फिर से वियना के कांग्रेस के बाद उससे लड़ना है लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो सॉ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो ये सोच रहे थे कि अगर हमें फ्रीडम चाहिए तो हमें नेशन स्टेट बनना ही पड़ेगा। वन सच इंडिविजुअल वॉज द इटालियन रिवॉल्यूशनरी। अब यहाँ पर एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी की बात हो रही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन इट केयरफुली। तो एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे जिनका नाम था गिउसेप्पे मज़ीनी। बॉर्न इन जेनोवा इन 1807, ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। तो वो एक मेंबर बन गए कार्बोनारी की सीक्रेट सोसाइटी में। एज अ यंग मैन ऑफ 24, ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रिवॉल्यूशन इन लाइगुरिया। तो क्या था, जब उनको रखा गया किसमें, एग्जाइल में रखा गया क्योंकि उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया था लाइगुरिया में। He subsequently founded 2 more underground societies। और उन्हें वहाँ पे क्या हुआ, उन्हें वहाँ पे 2 और अंडरग्राउंड मतलब कि छुपी हुई सोसाइटीज़ मिल गई। फर्स्ट यंग इटली इन मर्सलीज एंड देन यंग यूरोप इन बर्ने। तो एक तो उन्हें मिली यंग इटली जो कि उन्हें मर्सलीज में मिली थी, और यंग यूरोप जो कि उन्हें बर्ने में मिली थी। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। जिसके मेंबर्स कौन थे, बहुत ही अच्छे माइंड वाले लोग थे, पोलैंड के थे, फ्रांस के थे, इटली के थे और जर्मन के थे। मज़ीनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। इट हैड टू बी फोर्स्ड इन अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। दिस यूनिफिकेशन alone could be the basis of Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. तो क्या हुआ, वो चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो, है ना, तो उनको क्या बोला गया, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। मेटरनिश ने उनको कहा कि ये जो है हमारे जो एनिमी है, हमारे जो सोशल ऑर्डर है उसके बहुत ज़्यादा डेंजरस खतरनाक जो है एनिमी है। ओके, तो बच्चों ये आपके इस चैप्टर का सेकंड पार्ट था। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। ओके।
और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।